हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुमन एक हंसती खेलती जॉइंट फैमिली में रहती थी, जिसमें सभी मिलजुल कर रहते और सभी में बहुत प्यार था। सभी एक दूसरे की हमेशा मदद करते। सुमन का परिवार जमुना के किनारे रहता था। ऐसे ही दिन गुजरता है और एक बार जमुना किनारे बाढ़ आ जाती है, जिसमें कुछ लोगों के घर डूब जाते हैं। उनमें से ही सुमन का घर भी था, जो कि बाढ़ के पानी में डूब जाता है। सुमन और उसका सारा परिवार घर से बाहर निकलते हैं और सुमन बोलती है, माँ जी, इस बार तो हमारा पूरा घर ही डूब गया। अब हम क्या करेंगे? हाँ माँ जी, यहाँ तो सभी लोगों का घर डूब गया है। हम किसी और से मदद भी तो नहीं मांग सकते है ना। तुम लोग चिंता मत करो, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, कहीं तो कुछ मिल ही जाएगा। हाँ, आप लोग कुछ तो कराओ, वरना हम बाहर कब तक रहेंगे। ऊपर से बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही। मुकेश अपने दोस्तों को कॉल करता है और सभी उसे मना कर देते हैं। मुकेश का चाचा भी कहीं रहने के लिए पूछता है तो उनको भी कहीं से भी मदद नहीं मिलती और सभी निराश हो जाते हैं। और उन सबको देखकर सविता कहती है, अब हमारे पास एक ही जगह बची है और हमें वहीं रहना पड़ेगा। पर कहाँ? हाँ माँ जी, इन दोनों को कहीं भी घर नहीं मिला तो हम कहाँ रहेंगे? आपने कोई कोठी बंगला बनवा रखा है? नहीं, कोठी बंगला होता तो हम यहाँ खड़े न होते। हमको अब फुटपाथ पर ही रहना होगा, वहीं अपना गुजर बसर करना होगा। पर माँ जी, हम वहाँ कैसे रहेंगे? ना खाना होगा, ना पहनने को कुछ होगा, ना सोने की जगह होगी। एक तो पहले ही दुख है और ऊपर से फुटपाथ पर रहने का दुख। बहू, अगर तू सोचेगी कि हर चीज तेरे मुताबिक हो तो ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक बारिश बंद नहीं होती है और बाढ़ का पानी घर से नहीं निकलता है, हमें फुटपाथ पर ही रहना होगा। कोई बात नहीं माँ जी, आप जैसा बोलेंगी हम वैसा ही करेंगे। मुझे कोई परेशानी नहीं है फुटपाथ पर रहने में। हाँ दादी, मुझे भी ना कोई दिक्कत नहीं है। मैंने टीवी में देखा है, जिनके घर नहीं होते ना, उनको खाने के लिए देने आते हैं। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, हर मुश्किल में हमें साथ रहना होगा। सुख में हम साथ रहे हैं तो दुख में क्या अलग अलग होंगे? नहीं, हमें दुख में भी साथ ही होना चाहिए। पूरा परिवार अपना थोड़ा थोड़ा सामान उठाकर फुटपाथ पर रहने के लिए चला जाता है और वो वहाँ रहने लगते हैं। ऐसे ही कुछ वक्त गुजरता है और बारिश के बंद न होने के कारण वो लोग अभी भी फुटपाथ पर थे। ऐसे ही एक दिन फुटपाथ पर कुछ लोग खाना देने आते हैं और सुमन जल्दी से अपनी जेठानी को बोलती है, वो देखो भाभी, कुछ लोग खाना बांटने आए हैं। चलो जल्दी से सबके लिए खाना लेकर आते हैं। अरे नहीं नहीं, अगर वहाँ हमको किसी ने पहचान लिया तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, तुम ही जाओ और चिंटू को लेकर भी जाओ। अगर भाभी आप इतनी शर्म करेंगी तो हम लोग भूखे ही मर जाएंगे। और इतनी भीड़ में चिंटू को कैसे लेकर जाएं? अगर उसको चोट लग गई तो क्या करोगी? तुम मुकेश को और चाचा जी को भेज दो, वो ले आएंगे। हम औरतें वहाँ जाकर क्या ही करेंगी? हाँ, यही सही रहेगा, मुकेश और चाचा जी को भेज दो। आप कितनी ज्यादा मतलबी हो भाभी। आपको पता है कि वो लोग काम के सिलसिले में बाहर गए हैं और आते ही उनको खाना भी चाहिए। आप हमारे दुख में साथ क्यों नहीं दे रही हैं? सुमन और कोमल की बात सविता सुन लेती है और बोलने लगती है, बहू, तू इसको रहने दे। इसको अपनी इज्जत की है। शायद ये भूल गई है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब मांग कर ही खा रहे हैं और ज्यादातर लोग अच्छे घर से ही हैं। तू मेरे साथ चल, हम दोनों खाना लेकर आते हैं। कोमल को सविता की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और एहसास होता है कि हम जॉइंट फैमिली हैं, सुख और दुख सबको साथ में देखना है। कोमल भी सुमन और सविता के साथ वैन के पास खाना लेने चली जाती है और हाथ फैलाकर अपने पूरे परिवार के लिए खाना मांगती है। वक्त गुजरता है और उन लोगों को फुटपाथ पर रहते हुए काफी वक्त हो जाता है। फुटपाथ पर रहते रहते उनको कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जैसे आसपास से ज्यादा लोग उनको अलग नजरों से देखते थे, तो कभी दारू पीकर कोई आदमी सुमन और कोमल को छेड़ते थे। ऐसे ही एक दिन कोमल फुटपाथ पर झाड़ू लगा रही थी कि तभी एक शराबी उसको छेड़ने लगता है और कोमल कहती है, ओए शराबी, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या, जो यहाँ लोगों को परेशान कर रहा है? चल अपने घर जा। सुमन को कोमल की चिल्लाने की आवाज आती है और वो आकर कहती है, क्या हुआ भाभी, आप किसे बोल रही हैं? किसी ने कुछ बोला क्या? ये शराबी रोज रोज यहाँ आकर चिल्लाता है और छेड़ता रहता है, इसलिए मुझे यहाँ फुटपाथ पर रहना अच्छा नहीं लगता है। कब ये सब ठीक होगा और कब हम घर जाकर रहेंगे? सब ठीक हो जाएगा भाभी, आप चिंता मत करो, आप यहाँ से चलो।
सुमन कोमल को वहाँ से ले जाती है और उस शराबी को भी भगा देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और बड़ी ही मुश्किलों से पूरा परिवार एक फुटपाथ पर अपना गुजर बसर कर रहा था। कभी खाना नहीं मिलता तो कभी कोई आकर उन्हें परेशान करता। इतनी परेशानी के बाद भी पूरा परिवार एक साथ था। ऐसे ही एक दिन कुछ लोग दोबारा खाना देने आ गए। माँ जी, बाहर खाना देने आए हैं, चलिए हम खाना लेकर आ जाते हैं। बहू, आज तो कोमल बहू को साथ ले जा। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है और ऊपर से ठंड और लग रही है। हाँ माँ जी, आपको बहुत ज्यादा बुखार है। कैसा वक्त है कि हमें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, आप आराम करो, मैं अकेले जाकर खाना लेकर आती हूँ। सुमन इतना कहकर वहाँ से खाना लेने के लिए चली जाती है और कुछ देर बाद खाना लाकर सविता को खिला देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन उनके फुटपाथ पर एक पुलिस वाले की ड्यूटी होती है और पुलिस वाला बोलता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से जगह खाली करो। पर साहब, हम लोग कहाँ जाएंगे? देखो, हमको बोला गया है कि फुटपाथ पर रहने वाले सभी लोगों को वहाँ से हटाया जाए और तुमको पता नहीं है अगर बाढ़ दोबारा आ गई तो तुम लोग की जान भी जा सकती है। पर साहब, हम क्या कर सकते हैं? इस बाढ़ में हमारा पूरा घर डूब गया। हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और हम लोग एक नहीं है जो कहीं भी जाकर रह ले। हमारा पूरा एक परिवार है साहब। तुम लोगों को सरकार की योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं है? कौन सी सरकार की योजना? अरे सरकार ने एक योजना निकाली है जो बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए है, जिनका भी घर बाढ़ में डूब गया है या जिनके पास अभी रहने के लिए ठिकाना नहीं है, उन सभी के लिए घर दिया है। क्या वो घर हमेशा के लिए मिलेगा? अरे नहीं मैडम, वो घर जब तक ही आपके पास रहेगा जब तक आपका अपना घर ठीक नहीं हो जाता। जैसे ही सब ठीक होगा आपको आपके घर वापस भेज दिया जाएगा। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और पुलिस वाले को सभी लोग बोलते हैं, थैंक यू सर आपका। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आप सबको उस जगह पर लेकर चलता हूँ। लेकिन हम सब लोग वहाँ जाएंगे कैसे? यहाँ तो हर जगह इतना पानी है, कहीं भी जाने का रास्ता नहीं है और कोई साधन भी नहीं दिख रहा है। माँ जी सही कह रही हैं। यहाँ से निकलने के लिए हमें किसी साधन की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। हम लोग जैसे तैसे निकल भी जाएंगे, लेकिन बच्चों का क्या होगा? कहीं इधर उधर हो गए तो? मुझे वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं लग रहा है। इससे अच्छा तो हम यही रोड पर ही रह लेते हैं, कम से कम हम सुरक्षित तो रहेंगे ना। माँ जी, आप क्यों चिंता कर रही है? मैं हूँ ना, यहाँ मैं अपनी हेल्पिंग टीम को बुला लेता हूँ। वो लोग आएंगे और आप सबको एक एक करके सही सलामत निकाल लेंगे। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। सच में ऐसा हो जाएगा? जी माँ जी, रुकिए मैं फोन करके बुला लेता हूँ पहले। आप हमारे लिए मसीहा बनकर आए हो। इस बाढ़ ने तो हमें बुरी तरह फंसा दिया था, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन आपने हमें एक नई उम्मीद की किरण दिखा दिया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। पुलिस वाला सबको उस घर तक छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। पूरे परिवार को रहने के लिए छत मिल जाती है और कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाता है और सभी वापस अपने अपने घर चले जाते हैं और बाढ़ के बाद दोबारा से फिर से मिलजुल कर रहने लगते हैं। कुमुद अपने दो बच्चों साहिल और मिनल के साथ एक छोटे से मकान में रहा करती थी। पति के जाने के बाद अब उसका अपने ससुराल वालों से भी कोई नाता नहीं रहा था। घर का खर्चा चलाने के लिए कुमुद एक कॉलेज की कैंटीन में खाना बनाने का काम किया करती थी। एक शाम वो काम से वापस आती है तो आते ही खाट पर बैठकर जोर जोर से सांसें भरते हुए खांसने लगती है तो उसकी बेटी मिनल उसे एक गिलास पानी देते हुए कहती है, माँ, आप ठीक तो है ना? ये लो पानी पियो। कुछ नहीं मिनल, अब तेरी माँ की उम्र हो चली है तो बस पैदल आते जाते कमजोरी महसूस होने लगती है। हाँ तो एक दिन छुट्टी लेकर घर पर आराम कर लो ना माँ। अरे बेटा, तेरी गरीब माँ की किस्मत में आराम कहाँ? आराम करूंगी तो जो कर्जा लिया है वो कैसे चुकाऊंगी? माँ, भले ही कर्जा आपने लिया हो, लेकिन लिया तो हमारी पढ़ाई के लिए है ना। माँ, मैं सोच रही थी कि मीनल, तू जो भी सोच रही थी माँ को खाना देने के बाद बता दियो। वो थक कर आई हैं और तू उनसे बात करना चालू हो गई। हाँ माँ, आप हाथ मुंह धो लो, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। तभी कुमुद खांसती हुई मुंह हाथ धोने चली जाती है। कुमुद का परिवार गरीबी में अपनी जिंदगी जैसे तैसे बिता रहा था। रविवार के दिन जब तीनों घर पर ही बैठे चाय पी रहे होते हैं, तभी धर्मपाल नाम का आदमी अपने कुछ लोगों के साथ कुमुद के घर आ धमकता है। हाँ कुमुद बहन, थोड़ी चाय हमें भी पिला दो। धर्मपाल भाई साहब, आप यहाँ? हाँ, आना ही पड़ा क्योंकि तुमने मुझसे जो कर्जा लिया था
उसे पूरे 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन ना तो अभी तक तुमने कोई मूल चुकाया है, ना ही कोई ब्याज दिया है। अंकल, हम आपका कर्जा जल्दी ही चुका देंगे, बस थोड़ा समय और दे दीजिए। ऐसा है बेटा कि जल्दी ही चुका देंगे, ऐसी गोली तो मुझे देना मत, किसी और को ही खिलाना। मैं तो यहाँ अपने पैसे लेने आया हूँ, वरना मेरे आदमी तुम्हारे घर का सामान ले जाएंगे। ऐसा मत कीजिए भाई साहब, देखिए गरीब पर थोड़ा रहम कीजिए। कुमुद के बहुत कहने पर भी धर्मपाल नहीं मानता, तो आखिर में कुमुद जमा किए हुए कुछ पैसे उसे दे देती है और धर्मपाल उसे बाकी का कर्जा जल्दी ही चुकाने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही कुमुद जोर जोर से खांसने लगती है और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। तभी साहिल कहता है, माँ संभालो खुद को, आप ठीक है ना? हाँ, बस थोड़ी बेचैनी सी हो रही है। मैं पानी लाती हूँ। माँ, मुझे लगता है आपको एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। परसों आपको बुखार भी था। चलिए अस्पताल चलते हैं। बेटा, मैं ठीक हूँ, और वैसे भी बुढ़ापे में तबीयत का ऊपर नीचे होना चलता ही रहता है। तू चिंता मत कर। अच्छा, सुबह तू किस नौकरी की बात कर रहा था? हाँ माँ, बहुत हुई पढ़ाई। मेरे दोस्त श्याम ने एक जगह मेरी नौकरी की बात की है, तो अगले हफ्ते से मैं काम पर जाऊंगा, ताकि ये धर्मपाल जैसे लोग घर आकर हमें परेशान ना करें। हाँ माँ, इसलिए अब आप बस घर पर रहो, अपनी सेहत पर ध्यान दो, भैया सब संभाल लेंगे। मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ इतनी कमजोर नहीं है कि घर के खर्चे का भार तुम्हारे नाजुक कंधों पर डाल दे। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अपनी इस गरीब माँ पर भरोसा रखो। कुमुद अपने बच्चों को तो समझा देती है, लेकिन वो खुद नहीं जानती थी कि आगे की जिंदगी कैसे काटने वाली है। बाकी का बचा कर्जा चुकाने और अपनी बेटी की शादी करने के लिए वो दिन रात काम कर पैसे जोड़ने लगी थी। साहिल भी एक ठेकेदार के यहाँ काम पर लग गया था। समय बीतता है। इस बीच काम के चलते कुमुद अपनी सेहत को कुछ ज्यादा ही नजरअंदाज कर देती है। एक रोज वो घर पर लौट रही होती है, तभी उसकी सांसें फूलने लगती हैं और खांसी आने लगती है। वो अपने मुंह पर पल्लू रखकर खांसती है, तो पल्लू पर मुंह से निकले खून को देखकर हैरान रह जाती है। वहीं बाजार से लौट रही उसकी पड़ोसन विनीता उसकी कमजोर हालत देखकर उसे टोकती है, तो कुमुद उसे साथ लेकर पास के सरकारी अस्पताल में चली जाती है। डॉक्टर जांच करने के बाद कहती है, कुमुद जी, देखिए आपके लक्षण किसी बड़ी बीमारी की ओर इशारा कर रहे हैं। बड़ी बीमारी मतलब? डॉक्टर साहिबा, कुमुद बहन किसी बीमारी का शिकार है क्या? देखिए, मैंने इनके कुछ टेस्ट किए हैं, उनकी रिपोर्ट्स आने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा, लेकिन आपको अपनी सेहत पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, उन्हें समय से लेती रहिएगा। जी डॉक्टर साहिबा। कुमुद दवाइयाँ लेकर घर चली जाती है। अगले दिन उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके कारण वो काम पर भी नहीं जा पाती। तो उसका बेटा साहिल पड़ोसन के बताए अस्पताल में अपनी माँ की रिपोर्ट्स लेने जाता है। वो माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं ही यहाँ आ गया। डॉक्टर, रिपोर्ट्स में सब ठीक तो है ना? देखो, कुमुद जी की रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्हें ब्लड कैंसर है। ये बात जानकर कि उसकी गरीब माँ को कैंसर हुआ है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक पल वो शांत हो जाता है। तभी डॉक्टर उससे कहती है, देखो साहिल, बीमारी अमीरी और गरीबी देखकर नहीं होती है, और कैंसर होने के बहुत कारण हो सकते हैं। तुम्हें उन्हें शहर के किसी अच्छे अस्पताल में ले जाना चाहिए, जहाँ कैंसर का ट्रीटमेंट हो सके। डॉक्टर, माँ के इलाज में कितना खर्चा हो जाएगा? देखो साहिल, कुछ कह नहीं सकते। कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है, लेकिन अगर ठीक से इलाज मिला तो तुम्हारी माँ शायद बच भी सकती है, इसलिए अभी कुछ कहना मुश्किल है। बच भी सकती है? हैं? आप क्या कहना चाहती हैं? मैं तुम्हें जो सच है वही बता रही हूँ कि कैंसर एक बड़ी बीमारी है, इससे मरीज की जान भी जा सकती है। डॉक्टर की बातें साहिल को अंदर से तोड़ देती हैं। वो नम आंखें लिए अस्पताल से निकल जाता है और सोच में पड़ जाता है कि अपनी माँ को मौत के मुंह से कैसे निकाले। वो सोचते अपने घर पहुँचता है। उसका उदास चेहरा देखकर खाट पर लेटी बीमार कुमुद के पूछने पर वो उसे कुछ नहीं कहता और मुस्कुराकर अपनी माँ को गले लगा लेता है। समय बीतता है, कुमुद की हालत बिगड़ती ही जाती है। साहिल उसे इलाज के लिए शहर ले जाने के लिए दिन रात मेहनत करना शुरू कर देता है। एक रोज वो देर रात घर लौटता है तो मिनल अपनी माँ की रिपोर्ट्स लिए
उसके सामने खड़ी हो जाती है। माँ को कैंसर हुआ है और ये बात आपने मुझसे छुपाई क्यों भैया? धीरे बोल मीनल, माँ ने सुन लिया तो ठीक नहीं होगा। मैंने छुपाई नहीं, बस मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। दिन रात खून पसीना एक कर मेहनत कर रहा हूँ माँ को शहर ले जा सकूँ इलाज के लिए, पर ये गरीबी है कि भैया माँ को ऐसे नहीं खो सकते, माँ को बचा लो भैया, माँ को बचा लो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ मीनल, माँ को शहर लेकर ही जाना है, चाहे जो करना पड़े। दोनों की बातें उनकी बीमार माँ सुन लेती है और अपने बच्चों को अपनी कैंसर की बीमारी के चलते इतना सब कुछ सहते देख खुद भी रोने लगती है। रोते रोते उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। ये देख साहिल और मिनल हैरान हो जाते हैं और उसी समय दोनों अपनी बीमार माँ को लेकर अस्पताल पहुँचते हैं, जहाँ उसे एडमिट कर लिया जाता है। सुबह होते ही उसकी पड़ोसन विनीता भी अस्पताल पहुँचती है। हाय दैया, ये क्या हाल बना लिया है तूने अपना कुमुद। बीमारी के चलते तो तेरा पति भी दुनिया से चला गया, कहीं तू भी। नहीं, माँ को कुछ नहीं होगा। माना वो बीमार है लेकिन ठीक तो हो जाएंगी। हम उनका अच्छे से इलाज करवाएंगे। आप लोग शांत हो जाइए, मरीज को आराम की जरूरत है। साहिल, मीनल, तुम्हारी माँ की हालत बहुत नाजुक है। हमने इन्हें एडमिट तो कर लिया है लेकिन उनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता। डॉक्टर, मेरी माँ को बचा लीजिए, बस एक दिन का समय दीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर वो घबराते हुए अस्पताल से निकल जाता है और गांव में अपने जानने वाले लोगों से पैसों की मदद मांगता है। साथ ही अपने बैंक में रखे पैसे भी निकाल लेता है। साथ ही धर्मपाल से कुछ पैसे उधार लेकर अगले दिन अस्पताल पहुंचता है तो देखता है उसकी बीमार माँ मिनल का हाथ पकड़े लंबी लंबी सांसें लेते हुए बस उसे देखे जा रही होती है कि डॉक्टर उसकी हालत देखकर अपने हाथ खड़े कर चुके होते हैं। तभी अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए गरीब माँ अपने दोनों बच्चों से कहती है, मेरे जाने के बाद कभी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना मेरे बच्चों। तुम्हारी गरीब माँ को यह कैंसर की बीमारी भले ही इस दुनिया से रवाना कर रही, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहेगा। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कहो। बाबा भी बीमारी के चलते हमें छोड़कर चले गए और अब तुम भी। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चों। इतना कहकर वो गरीब माँ अपनी आखिरी सांसें लेती है और मिनल अपनी माँ को यूं शांत पड़े देखकर फूट फूट कर रोती है। दोनों भाई बहन कैंसर के शिकार अपनी गरीब माँ की चिता को आग देकर उसे अंतिम विदाई देते हैं, लेकिन उनके मन में ये अफसोस हमेशा के लिए रह जाता है कि गरीबी के चलते वो अपनी गरीब माँ का इलाज ना करा सके। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।